डायरेक्ट मुद्दा की बात की जाए तो 12वीं क्लास के चैप्टर 2 इतिहास सब्जेक्ट के चैप्टर 2 की बात करें तो इस पाठ का नाम है राजा किसान और नगर, मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक। ये पाठ है 2 नंबर प्राचीन इतिहास में आता है और इसमें लगभग आप देखो लगभग 69 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 69 गो। मुझे लगता है कि आधा घंटा के आसपास लगेगा। तो इस पूरा वीडियो को आराम से कंसंट्रेशन पावर लगाकर आप देख लो, क्योंकि 69 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गया। और इस पार्ट में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया ना, सब के सब यहाँ बनाया गया। एक क्वेश्चन देख लो तो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व है और आने वाले जो क्वेश्चन होंगे ना वो भी इसमें शामिल है। तो इसलिए इस सब के सब VVI क्वेश्चन होगा। अब यहाँ से शुरू होगा आपका 1 नंबर। देखिए क्वेश्चन यहाँ, छमेंद्र की रचना कौन सी है? देखिए छमेंद्र की जो रचना होती है बृहत और मंजरी होती है। छमेंद्र साहब बहुत बड़े विद्वान थे, उनका एक रचना हुआ करता था जिसका नाम था छमेंद्र की रचना बृहत तथा मंजरी उनकी रचना है। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए। दूसरा इंडिका। यहाँ एक और बात है, इस PDF में क्या होता है ना कि टाइपिंग मिस्टेक छोटी ई का मात्रा गायब हो जाता है। तो जब भी छोटी मात्रा का है ना तो वहाँ समझ लेना कि कंप्यूटराइज में पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर गलती है, गड़बड़ है कि नहीं चल पाता है। इंडिका किसकी रचना है? किसकी रचना है तो बताओगे? मेगास्थनीज की रचना है। B नंबर सही होगा। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित कहा जाता है? देखिए आपको पता है कि समुद्रगुप्त जो था नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहलाता है। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है। और वो समुद्रगुप्त लिच्छवी जो गणराज्य है, लिच्छवी जो वैशाली वाले क्षेत्र में आता है उसी का दोहित कहलाता था, समुद्रगुप्त कहलाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त लिच्छवी का दोहित कहलाता है। ठीक है, या कहा जाता है, समुद्रगुप्त को याद रखिएगा। गुप्त काल में हस्ती सेना को प्रधान क्या कहा जाता है? गुप्त काल में हस्ती सेना को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको जाना जाता था महापिल्लुपति के नाम से जाना जाता था। हालांकि अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा है, लेकिन विकिपीडिया के अनुसार और आपके बिहार बोर्ड के अनुसार ना महापिल्लुपति यहाँ सही आंसर होगा। निम्न में से कौन से महिला संत थी? देखिए महिला संत का मतलब होता है महिला, सबके सब महिला ही संत है। साधु संत कौन है? मीरा भी महिला थी, अंडाल कराईकली सब थी, इसलिए महिला संत इस सब के सब है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा D आपका। 6 नंबर की बात करें, धर्म की शुरुआत आपको पता है, धर्म की शुरुआत अशोक के द्वारा सबसे पहले किया गया था। अशोक के द्वारा C आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन यूरोप के शासक थे उन्हीं से किया जाता है, नेपोलियन से किया जाता है उनका तुलना। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। केवल चंद्रगुप्त लिखा है तो आप समझ लेंगे। चंद्रगुप्त नाम से इतिहास में 3 गो राजा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय एक गुप्त काल के वंश है और चंद्रगुप्त मौर्य वंश का वंश है। तो इस 8 का हो जाएगा A। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको पता है कि चंद्रगुप्त का जब समय काल पूरा हो जाता है, सिंहासन संभाल चुका होता है, तो अंतिम समय में जैन धर्म को एक्सेप्ट करता है और जैन धर्म को मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, चुन लेता है और श्रावण बेलगोला में जाकर कर्नाटक के बेंगलोर शहर में पड़ता है। जैन धर्म के अनुसार श्रावण बेलगोला में जाकर अपना जान त्याग देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त जो मौर्य था ना वो जैन धर्म को माना था और इनके जो आगे वंशज आएंगे अशोक बौद्ध धर्म को मानेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित थे। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम जो राजा था उसका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था बाबू? बृहद्रथ। आप सही बताओगे बृहद्रथ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन हुआ करता था? देखिए विकिपीडिया के अनुसार यदि चला जाए मतलब गूगल के अनुसार, तो गूगल और हालांकि बिहार बोर्ड यही में चलता है, आंसर लेकर चलता है लक्ष्मण अध्यक्ष। लक्ष्मणा, इसे देखिए शुद्ध भाषा में यहाँ लिखिए लक्ष्मण अध्यक्ष थे। टकसाल के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? लक्ष्मण अध्यक्ष। कौन थे बाबू? लक्ष्मण अध्यक्ष। यहाँ लक्ष्मण लिखनी चाहिए, लक्ष्मण अध्यक्ष यहाँ लिख लेना अपना, लक्ष्मण अध्यक्ष आप चुनोगे। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी आपको पता है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? पाटलिपुत्र। और मगध की राजधानी शुरुआती चरण में राजगिरी हुआ करती थी, लेकिन मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में थी, याद रखना इस बात को। एक और बात सुन लो, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन प्राचीन मगध के 2 राजधानी हुआ करती है। पहले शुरू में मगध की राजधानी राजगिरी थी, लेकिन आगे चलकर जब उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र का स्थापना किया जाता है तो सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाले राजा उदयन था। अब तब से उदयन से लेकर आगे जितने भी राजा है अधिकांश पाटलिपुत्र ही रखा। तो मगध की राजधानी
शुरू शुरू में राजगीर थी, लेकिन मौर्य वंश में कौन सा हो गई? पाटलिपुत्र, याद रखना। मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित है? आपको पता है कलिंग राज कहाँ है? उड़ीसा में पता है, महानदी किनारे है, जिसका राजधानी उस जमाने में तोसले हुआ करता था, आज भुवनेश्वर है। तो उड़ीसा में कलिंग है, याद रखिएगा। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता क्या होता है? राजकीय कर संग्रह अधिकारी होता है, ठीक है। मौर्य काल में समाहर्ता जो होता है ना, वो राजकीय कर मतलब राज्य में जितने भी टैक्स होता है उसको वसूलता है और उस प्रकार को अधिकारी होता है। मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या कहलाता है? तो मौर्य काल में जो ब्रह्मा देव होता है ना, वो भूमिदान होता है। भूमिदान देने की प्रक्रिया ब्रह्मदेव कहलाता है, कहा जाता था कहाँ? मौर्य काल में। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का जो पर्सनल धर्म था ना, वो था बौद्ध धर्म, ठीक है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए किस देश में भेजा था? तो आपको पता था सिंघली द्वीप में। सिंघली द्वीप श्रीलंका के पुराना नाम है, तो श्रीलंका में भेजा गया था, सिंघली द्वीप में, श्रीलंका के पुराना का नाम है, ठीक है। अशोक किस वंश के शासक था? मौर्य वंश, आपको पता है। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु को प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? देखिए, बौद्ध धर्म के एक भिक्षु थे उपगुप्त, इन्हीं के समर्थक में आकर बौद्ध धर्म को अशोक अपना लिया। किसके समर्थक में आकर? उपगुप्त के। राजगिरी के नगर वधु कौन थे? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वैशाली के नगर वधु, तो वैशाली के नगर वधु अम्रपाली थी, अम्बापाली या अम्रपाली। लेकिन यदि राजगिरी में पूछा जाए तो सालवती बताओगे आप, ठीक है। आम्रपाली मतलब राजगीर की कौन थी? वैशाली की थी, जिससे जा मतलब एक प्रकार के नगर वधु का मतलब होता है पूरा नगर के लोग उसे वधु मानेंगे और उनके साथ उसमें रहे। तो राजगिरी का नगर वधु कौन थे? सालवती। और वैशाली की कौन होगी? अम्बापाली या अम्रपाली। दुबे, दुबे नहीं, खाली अम्रपाली बोलेगा। किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? देखिए, किसने कहा था कि वास्तविक सुकर्म वही है जिससे प्रजा सुखी है? तो कौन बोला था? ये चाणक्य बाबा बोले थे। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। तो चाणक्य क्या बोले थे? बतिया बोले थे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो आपको पता है तोसली। कहाँ? तोसली है राजधानी। कहाँ है? तोसली। और क्या लिखा है? आर्यभ कहाँ का वासी था? तक्षशिला। यहाँ देखो, मलबा, तक्षशिला, पटना, ये सब ना आर्यभट्ट यहाँ लिख लीजिए। आर्यभट्ट यहाँ याद रखना, भट्ट तो मिट गया है, यहाँ लिख समझो कि आर्यभट्ट कहाँ के वासी थे, मतलब कहाँ के निवासी थे? तो आर्यभट्ट हमारे पटना के निवासी थे, बिहारी थे। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? जब देखिए, प्रथम नगरों का नगरीकरण होगा ना, तो उससे हम ताम्र युग या कांस्य युग के नाम से जानते हैं। जब द्वितीय नगरीकरण होगा ना, तो उसे हम लौह युगीन नगर के नाम से जानते हैं। तो द्वितीय नगर को क्या कहते हैं? लौह युगीन। अब प्रथम को क्या कहेंगे? ताम्र या कांस्य। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? भारत के सबसे पुराना अभिलेख कौन है? ओगजाकोई का अभिलेख। ओगजाकोई का अभिलेख सबसे प्राचीनतम और सबसे ज्ञात अभिलेख है। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत था? तो सेल्यूकस के राजदूत था, जो बिहार के दरबार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो आपको पता है 13वां अभिलेख से मिलता है। 13वां अभिलेख शिलालेख में। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में आया था? तो आपको पता है कि चीनी यात्री जो फाहियान था ना, वो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के समय काल में आया था। ये बतिया याद रखना। देखो, दो चीनी यात्री के नाम याद रखना। एगो फाहियान, हेलो, फाहियानवा आया है विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम है विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्हीं के समय काल में आया था। एक और आया था ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के राजा थे उस समय, हर्षवर्धन, उनके समय में ह्वेनसांग आया था। तो दोनों चीनी यात्री के नाम आप याद रखो। पहला फाहियान विक्रमादित्य के समय काल में आया है, गुप्त काल में, ठीक है। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय काल में आया है, वर्धन वंश में, ठीक है। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता था? आपको पता है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख जो महाराष्ट्र वाला एरिया में पड़ता है, एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ठीक ना। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक का काल का वर्णन है? बाणभट्ट है, यहाँ तो मिट गया है, हम पूरा पढ़ देते हैं, वैसे समझोगे। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस
शासक का वर्णन किया गया है तो हर्षवर्धन, इसी हर्षवर्धन के समय में ना, इसी हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था, ठीक है। ह्वेनसांग को यात्री को राजकुमार कहा जाता है, ये भी याद रखना। गुप्त संबंध कब और किसके द्वारा जारी किया गया था? तो गुप्त संबंध चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में किया गया था। पंचतंत्र की रचना किसने किया था? तो विष्णुगुप्त। पंचतंत्र एक बहुत बड़ा पुस्तक है जिसकी रचना विष्णुगुप्त के द्वारा किया गया है, इस बात को भूलना मत। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता है कुमारगुप्त थे। हाल ही में बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए कुमारगुप्त वाला बात याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय क्योंकि उद्घाटन किया गया 10-12 दिन हुआ। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णिम काल कहलाता है? तो गुप्त काल। गुप्त काल को भारत के इतिहास के स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्पेशली आप बताओगे कि गुप्त काल के कौन से ऐसे राजा है जिनके समय काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है, आखिर क्यों? कारण में लिखो 3-4 लाइन में। गुप्त काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। 2 नंबर पूछता है आखिर क्यों। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया? तो बताओ तो 8 प्रकार। चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है उसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। जैसे मनुस्मृति में 8 प्रकार के बताया गया है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 8 प्रकार के विवाह बताया गया है। अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी में हुई थी। 3री शताब्दी में चाणक्य के द्वारा हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? ह्वेनसांग। देखिए तो ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे जो चीन से आए हुए थे। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया? देखिए गुप्त वंश के एक शासक था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के जो अब सिक्का निकलता था ना, तो उस सिक्का पर बीड़ा बजाते हुए इनका फोटो दर्शाया गया। तो समुद्रगुप्त का बीड़ा बजाते हुए फोटो पर इनका चित्र है। उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। देखिए उत्तरी पश्चिमी है, उत्तर है और पश्चिम है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कौन से अशोक के लिपि को प्राप्त किया गया है? खरोष्ठी लिपि को प्राप्त किया गया है। ब्राह्मणी लिपि खाली उत्तर में है और पश्चिम में, और एक ग्रीक होता है जो ईरान इराक में होता है। तो उत्तरी पश्चिमी बोला है ना, तो खरोष्ठी लिपि होगा, खरोष्ठी लिपि। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त है? देखिए विकिपीडिया पर आप यदि सर्च करोगे तो पता चलेगा 33 गो अभिलेख प्राप्त है। वेबसाइट के अंदर जाओगे तो 40 गो अभिलेख प्राप्त है। लेकिन आपके ये वाला आता है ना क्या गाइड वाला, तो उसमें कहता है 44 गो अभिलेख प्राप्त है। तो अलग अलग पुस्तक अलग अलग लिखता है। तो आप क्या करोगे? इसका सच आंसर होता है, सही आंसर 33 गो नहीं दिया है। तो आप अपने अनुसार बताइए क्या होगा। भारत सरकार किसको मानता है? तो भारत सरकार अभी तक मतलब क्वेश्चन में नहीं पूछा, तो कैसे मानेगा? मतलब बिहार बोर्ड नहीं पूछा ऐसे क्वेश्चन। तो एक बार आप भी गूगल पर सर्च करके आप इसका प्रूफ पता कर लीजिएगा। अशोक द्वारा प्रसारित बौद्ध धर्म कहाँ से प्रचलित हुआ? तो बताओगे जापान, श्रीलंका से प्रचलित हुआ। अशोक का बौद्ध धर्म था तो अशोक का बौद्ध धर्म कहाँ से प्रचलित हुआ? श्रीलंका से। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? जीवक वही थे जो बिंबिसार के समय काल में जीवक हुआ करते थे। अम्रपाली, वही अम्रपाली जो वैशाली के नगरवधु थी ना, नगरवधु उसी का बेटे थे जीवक। वो तक्षशिला से अपना शिक्षा ग्रहण किए थे और एक प्रकार के वैद्य थे, तक्षशिला से शिक्षा लिए थे। जीवक कहाँ रहने वाले थे? कहाँ के? तो राजगृह के रहने वाले थे। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो बताओगे वैद्य के रूप में। इलाज करते थे। खरबिरोग ने इंजेक्शन नहीं, उस समय ना इंजेक्शन नहीं चलता था, आवा हो तरह का पॉइंट खोला तरह लगा दी, ऐसे लोग नहीं हुआ करते थे उस जमाने के। मतलब जो इंग्लिश दवा होता है ना, उस समय मेडिसिन नहीं हुआ करता था। खरबिरोग का मतलब हो गया यार, आप समझते हो। तो वैद्य के रूप में होता था। ओके, आगे। अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिला में अवस्थित है? देखिए अंगराज वही है जो अंग की राजधानी हुआ करती है चंपा। तो अंग है ना भागलपुर में है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बताओगे हर्यक वंश से था बिंबिसार का संबंध, हर्यक वंश। हर्यक वंश को किस नाम से जानते हैं? पितृहंता, क्योंकि इसमें जो भी राजा बनेगा बाप को मार मार कर बनेगा। जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो बृहद्रथ वंश से था, बी। तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो गांधार राज्य में, पाकिस्तान में पड़ता है, गांधार राज्य में है। और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। 305 ईसा पूर्व में लड़ाई हुआ था जिसमें सेल्यूकस हार गया था, तो अपनी बेटी का विवाह हेलेना से करा दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य से। दहेज में कुछ जमीन और दहेज में मेगास्थनीज को भी लेकर आया भारत में। उस जमाने से दहेज प्रथा चल रहा है, देख रहे हो। आज बिहारी इतना दहेज मांगता है सब, हम लोग भी बिहारी हैं। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 13वां
13वां मिलता है ना, 13वां अभिलेख मतलब है कलिंग वाला, 13वां मिलता है। कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, नवरत्न में से शामिल थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी। मगध की प्राचीन बोला है ना राजगीर। और अगर समय के अनुसार पूछा जाए कि मौर्य काल में राजगीर, मौर्य काल में मगध की राजधानी, तो पाटलिपुत्र बताओगे। तो दोनों क्वेश्चन बूझो, प्राचीन पूछेगा तो राजगीर लगाओगे। मगध के प्राचीनतम राजवंश कौन था? मगध के सबसे प्राचीन राजवंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश था जो बिंबिसार स्थापना किया था। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को सबसे पहला राजधानी कौन बनाया था? उदयन, क्योंकि उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र का स्थापना किया गया था। 58 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? तो गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी तीनों नदी के संगम पर था। ये लिखा है स्थूल रथ मूसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले हुआ था? तो आपको पता है मगध में, जैसे मगध में बहुत बड़का बड़का यंत्र था, इसलिए तो मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद कहा जाता है। तो मगध में रथ मूसल नामक यंत्र था जो दुश्मनों को मारने में आसानी होता था, मगध में था ये। ताम्रलिपि बंदरगाह कहाँ है? ताम्रलिपि बंदरगाह बंगाल में है। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो हरिसेन है, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि है और संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान से अध्ययन किए थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से अध्ययन किए थे और उसी में पढ़ाते भी थे। प्राचीन भारत में उदंतीपुरी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? आपको पता है प्राचीन भारत में उदंतीपुरी विश्वविद्यालय हमारे मगध में है। मगध क्या नाम बताया? ये होगा मगध। अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछा जाए तो भागलपुर बताओगे, नालंदा विश्वविद्यालय पूछा जाए तो भी मगध बताओगे। तो दोनों बात ये याद रखना। अशोक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था, जब कनिष्क के राज्याभिषेक हुआ था तभी। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन है? तो तांबा है। तांबा है, याद रखना, लोहा मत कहना। तांबा सबसे पहले खोज किया गया था हड़प्पा में, ठीक ना, सबसे पहले। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन है? तो प्राचीनतम लिपि कौन है? सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुरानी लिपि कौन है? ब्राह्मणी लिपि सबसे पुरानी लिपि है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के उसमें उल्लेख मिलता है, जिक्र मिलता है, इसलिए प्रयाग प्रशस्ति आप बताओगे समुद्रगुप्त से संबंधित है। अपने स्वयं के खर्चे पर सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया? तो रुद्रदामन था ना, रुद्रदामन, वो अपना खुद के पैसा पर सुदर्शन झील का रिपेयरिंग करवाया था। रुद्रदामन बताओगे। इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज। इस प्रकार 69 प्रश्न होगा। ये पाठ नंबर 2 है, इसके बाद पाठ नंबर आगे आएगा। तब तक के लिए इसको आराम से आप पढ़िए, धूमधाम से रिवीजन कीजिए और इसका टेस्ट होगा और आप अपने तैयारी में थोड़ा धार देने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू।